हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम इसमें बात करेंगे एक्सरेज और उनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लॉ है मोज़लेज लॉ। ओके, जैसे कि आप जानते हैं हिस्टोरिकली रॉन्टजन ने 1895 में एक्सरेज की खोज की थी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि नियर बाई जो प्लेट रखी है, नियर बाई भी क्या थी, वो कुछ मीटर की दूरी पे थी, उस पर उन्हें फ्लोरोसेंस दिखा। ओके, चमक दिखी उन्हें, वो जो भी उसमें बेरियम या जिसका भी कंपाउंड का लेप था उसमें फ्लोरोसेंस दिखी। तो वो जिन रेज़ के कारण प्रोड्यूस हुआ उनका नेचर का उस समय कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने अननोन, जैसे मैथमेटिक्स में अननोन को एक्स लिखते हैं यूजुअली, तो उन्होंने उसे एक्स रेज नाम दिया। फिर वही नाम पॉपुलर हो गया। कुछ समय तक इन्हें रॉन्टजन रेज भी कहा गया इनफैक्ट, बट अब तो एक्स रेज नाम से ही कहा जाता है। और आज की डेट में हम जानते हैं कि बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। ओके, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ की वो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। एक टिपिकल नंबर अगर मैं लिखूँ तो 10⁻⁻11 मीटर, ये एग्जैक्ट नहीं है बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के उसके हिसाब से टिपिकली आप समझ सकते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। अगेन ये बहुत डेफिनेट रेंज नहीं है, बट इस रेंज की के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक्सरे में क्लासीफाई करते हैं। ओके, मोर और लेस। ओके, एक्सरेज की जैसे ही खोज हुई 1895 में, इमीडिएटली इनको फिज़िक्स में भी और बाकी उसमें भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होने लगा। फिज़िक्स में तो जो मेजर स्टडी जो इसने पूरी एक नई ब्रांच जिसे कहें खोल दी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जिसे कहा जाता है, क्रिस्टल की स्टडीज़। क्रिस्टल जो है उसमें जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो कितनी है, एक उससे पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक की डिस्टेंस कितनी है, वो सारी उससे ब्रैग्स लॉ वगैरह जो आपने पढ़ा है 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, वो एक तरह की लाइट है, लाइट के साथ आपको इंटरफेरेंस मिलता है। तो इंटरफेरेंस, लेकिन जो आपका ग्रेटिंग का साइज़ होता है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। तो जो क्रिस्टल का जो सेपरेशन होता है, क्रिस्टल में दो एटम्स या जो भी उससे वो कंस्टिट्यूट हुआ है उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो इसलिए एक्सरे के साथ अगर डिफ्रैक्शन टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, और किए लोगों ने, ब्रैग और इन्होंने, ब्रैग जो फादर सन डुओ था, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे काम किए। फिर लॉ पैटर्न्स होते हैं या वो, तो बहुत लोगों ने काम किया। इमीडिएटली एक्सरेज का बहुत सारा यूज़ फिजिक्स में हुआ। और फिजिक्स से पहले तो इनफैक्ट उसका यूज़ आप जानते हैं, जिसे आप एक्सरे सबसे पॉपुलर है जो हड्डियों का एक्सरे किया जाता है। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रॉन्टजन की डिस्कवरी के विद इन 3 मंथ्स हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में एक्सरेज का यूज़ होने लग गया था बोन्स को वो करने के लिए, ब्रोकन बोन्स की को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, लेकिन उस समय खैर एक्सरे के बारे में उतना वो नहीं पता था कि ये हार्मफुल भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, अगर आप वो कर रहे हैं बॉडी में, बार बार इनको वो कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं बॉडी को, तो ये हार्म भी कॉज कर सकते हैं। बट स्टिल इनका यूज़ शुरू हो चुका था। ओके, तो अच्छा, आज की डेट में जो प्रोडक्शन किया जाता है, इनका प्रोडक्शन का जो तरीका है, आप इलेक्ट्रॉन्स को हाईली एक्सेलरेट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उनको हाई एक्सेलरेशन करते हैं। हाई एक्सेलरेशन मतलब वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी, और फिर आप उन्हें किसी हैवी एलिमेंट से टकराते हैं। नॉर्मली आप कोई मेटल सोचिए, ठीक है, किसी हैवी मेटल से उसे टकराते हैं तो आपको एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, उस मेटल से प्रोड्यूस, उस एलिमेंट से प्रोड्यूस होती हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। जब किसी हैवी एलिमेंट, हैवी से मतलब वैसे तो टेक्निकली लगभग z इक्वल टू 10 से ऊपर वाले जिनका एटॉमिक नंबर है उनमें आपको एक्सरेज दिखती हैं, पर यूजुअली हैवियर जो एलिमेंट्स है, जितना हैवी एलिमेंट होगा वो अभी आप देखेंगे हैवी की बात हम क्यों कर रहे हैं। ओके, हैवियर एलिमेंट्स को अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करें तो ये प्रोड्यूस होते हैं। उसका रीज़न भी आप समझ लेंगे ऐसा क्यों होता है। ओके, इनफैक्ट रॉन्टजन के केस में क्या हुआ था, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, जिन्हें कैथोड रेज कहा जाता था, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली जो ट्यूब की ही जो ग्लास की वॉल थी उसको स्ट्राइक कर रहे थे। तो ग्लास जिन एलिमेंट से बना है, हैवियर एलिमेंट्स, तो उसके स्ट्राइक होने के कारण वो प्रोड्यूस हुए। ओके, बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सरेज एज ऑफ नाउ। लेकिन अब हम एक्सरे के स्पेक्ट्रा की बात करें, किसी मटेरियल से निकलने वाला एक्सरे स्पेक्ट्रा, आपने मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंच किए, उससे एक्सरे आपको मिला। तो वो जो एक्सरे होता है स्पेक्ट्रा, एक्चुअली उसमें दो फीचर्स होते हैं। एक तो वो उसमें कंटिन्यूस नेचर आपको नज़र आता है। कंटिन्यूस नेचर को आप ऐसे समझिए जैसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस होता है। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम किसी ऑब्जेक्ट का इस तरह से कंटिन्यूस, हर वेवलेंथ का इमिशन मिलेगा, सबका एनर्जी कंट्रीब्यूशन अलग अलग है उस स्पेक्ट्रम में। ऐसे ही किसी भी मटेरियल से जो एक्सरे स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें एक कंटिन्यूस नेचर तो होता है। अगर आप इसमें अभी इन पीक्स को भूल जाएं तो ये कंटिन्यूस है, ये पूरा पार्ट नहीं है, ये इनिशियल जब लोगों ने मेजरमेंट किया उस टाइम का मेजरमेंट है। बट किसी भी मटेरियल से निकलने वाले एक्सरे में आपको हर वेवलेंथ, हर फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा जिसे कहते हैं। आगे से जब मैं एक्सरे स्पेक्ट्रा ही अगर कहूँ तो उसको आप, उसका मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे समझिए, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम समझिए। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर मेटल के हिसाब से जो एक्सरे इमिट्स हो रही हैं
वो कहीं कहीं पे पीक शो करती हैं। पीक का मतलब देखो ये ग्राफ किसके बीच है, वेवलेंथ और एनर्जी। एनर्जी का मेजरमेंट जो इस वाले उसमें शो किया गया है, एनर्जी बेसिकली आयनाइजेशन की मदद से। कोई एक्सरे अगर किसी मटेरियल में पास होती है, माना एयर में ही पास हो रही है या किसी और मीडियम में पास हो रही है, तो वो वहाँ उसके मैटर को आयनाइज करने लगती है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, एनर्जी कम है तो आयनाइजेशन कम होगा। वैसे इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट बेसिकली इसको भी, आयनाइजेशन को भी आप एनर्जी मेजरमेंट के एक तरीके की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनिशियल फेज़ में लोगों ने जो मेजरमेंट किए कि किसी मटेरियल से जो वेवलेंथ मिल रही हैं एक्सरे की और उसके जो एनर्जी वो कैरी करके आ रही हैं, उसके बीच ग्राफ प्लॉट किया, तो एक तो उन्हें ऑलमोस्ट एक स्मूथ जैसा कर्व दिखा जो कि कंटिन्यूस हुआ है, लेकिन इसमें बीच बीच में कहीं पे पीक्स थी। पीक्स का मतलब ये वाली वेवलेंथ का इमिशन ज़्यादा हो रहा था, ये ज़्यादा एनर्जी लेके आ रही थी। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसको ही हमने समझने की कोशिश करनी है, ये क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेक्ट्रम है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अच्छा, तो इनफैक्ट मोजले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोर एटॉमिक मॉडल 1913 के आसपास आया था। उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक उनके एक्सरेज की स्पेक्ट्रा की स्टडी की। जब मैं एक्सरे स्पेक्ट्रा कहता हूँ, अगेन मेरा मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। उसकी जो इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक लाइंस कहेंगे, मतलब से यहाँ पे आपको एक पीक मिली, इसका मतलब इस वाली वेवलेंथ का इमिशन उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन हो गई। ऐसे ये भी एक पीक है, इसका भी इमिशन है, इसका भी इमिशन है, इसका, ये उस पर्टिकुलर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लाइंस हैं। इन वाली फ्रीक्वेंसीज़ का इमिशन उससे होता है। ओके, तो इसको स्टडी किया मोजले ने बहुत डीपली, लगभग 2 साल तक। ओके, और 1913 to 15। मोजले के बारे में एक वो बताऊं, मोजले बहुत यंग इनकी डेथ हो गई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही इनकी डेथ हो गई थी 1915 में ही। तो उससे पहले के 2 साल में लगभग इन्होंने 40-50 एलिमेंट्स के एक्सरे की बहुत सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी की, और ये बहुत यूज़फुल रहा फिज़िक्स और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। आगे लास्ट में इसको आप समझ पाएंगे, लेकिन उनका जो वो है रिजल्ट्स हैं, उसको इस फिगर में देखते हैं। अभी हम इसको एक दूसरे फिगर में प्रेजेंट करेंगे, पर पहले उसको इस फिगर में देखें। इस तरफ हमने वेवलेंथ प्लॉट की है। ओके, जो एक्सरे आपको मिल रहे हैं वेवलेंथ, और इधर उस जो आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो अगर एटॉमिक नंबर के साथ एक्सरेज का प्लॉट की जाए, अलग अलग मटेरियल से, जो अलग अलग एलिमेंट से जो वेवलेंथ्स आपको मिल रही हैं एक्सरेज की, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे पहले आप इन ब्लैक लाइंस को देखिए, अभी इस रेड और ब्लू वाले पार्ट को भूल जाइए। बहुत लो जो जेड नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनसे आपको 2 एक्सरे लाइंस मिलती हैं। इन लाइंस को हम के अल्फ़ा के बीटा कहते हैं आज की डेट में। हायर वेवलेंथ वाली के अल्फ़ा, उससे लोअर वाली के बीटा। फिर जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर में ऊपर की तरफ जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं, आपको 2 लाइंस तो मिलती ही रहती हैं। ओके, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। के अल्फ़ा के बीटा यहाँ पे, के अल्फ़ा बीटा यहाँ आ गए, इधर को खिसक रहे हैं, वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ओके, और उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ये एक तो इन जो वेवलेंथ्स के बीच का एक तो सेपरेशन भी कम होने लगता है। ओके, और लेकिन ग्रेजुअली वेवलेंथ कम हो रही है। तो ये पैटर्न आप देखें, अगर मैं सारे को एक कंटिन्यूस कर्व से ज्वाइन करता तो आपको इस तरह का एक कर्व दिखता। ये इस ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, किसी भी एक ब्लैक लाइन का मतलब है इस वाले एटॉमिक नंबर पे इस वेवलेंथ की के अल्फ़ा लाइन मिलती है। के लाइंस एक्चुअली दो हमेशा पेयर में मिलती हैं, के अल्फ़ा और के बीटा। के अल्फ़ा स्ट्रॉन्गर लाइन होती है, के बीटा वीकर होती है। ओके, लेटर ऑब्जर्वेशंस तो आज की डेट में हम जानते हैं, तो के अल्फ़ा लाइन का डबलेट स्ट्रक्चर वगैरह होता है। जैसे हम फाइन स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर रहे थे, वैसे इसका डबलेट स्ट्रक्चर होता है, और उसका तो और भी कॉम्प्लेक्स, बट वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। खुद अपने आप में के सीरीज़ में 2 लाइन्स, आज की डेट में तो के सीरीज़ में भी और लाइन्स भी दिखती हैं, पर ये इनिशियल डेटा के ही बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ के। लेकिन उसके अलावा आपको एक दूसरी सीरीज़ भी मिलती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, एक्सरे स्पेक्ट्रा की, जिसे हम एल सीरीज़ कहते हैं आज की डेट में। ओके, वो एल सीरीज़ में माना से आपको 4 लाइंस मिल रही हैं। ओके, इनिशियल ऑब्जर्वेशन में आपको 4 लाइंस मिली। वो 4 लाइंस इस एलिमेंट के लिए बहुत लो एटॉमिक नंबर वालों में तो एल लाइन आपको मिली भी नहीं। क्यों नहीं मिली वो अभी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा हैवियर वाले 30-35 के आसपास आपको एल लाइन मिली, और फिर वही पैटर्न आपको दिख रहा है। जैसे जैसे आप जेड बढ़ा रहे हैं, एल लाइंस तो आपको मिलती रहेंगी, पर उन एल लाइंस की वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। वेवलेंथ कम होने का मतलब
फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। और फिर एक तीसरी सीरीज़ भी दिखती है जिसे हम एम सीरीज़ कहेंगे, उसका भी पैटर्न लगभग ऐसा ही। तो हम के और एल सीरीज़ के टर्म में अपना डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ऐसी हायर सीरीज़ भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर सीरीज़ की बात करते हैं, हायर सीरीज़ आपको हायर जेड नंबर से ही मिलनी शुरू होती है, और फिर अगर आप जेड नंबर लगातार बढ़ाते जाएँ तो उसकी जो वेवलेंथ है लगातार कम होती रहती है, उस सीरीज़ में भी वेवलेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो मोजले और कुछ और लोगों ने भी उस समय किए थे, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस उनके आए। ये ऑब्जर्वेशंस क्यों इंपॉर्टेंट थे? इन्होंने बेसिकली जो बोर मॉडल में का एक मेजर आइडिया था वो ये था कि जो उससे निकल के आया कि एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये तो हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। हाइड्रोजन का लाइमन बार्मर स्पेक्ट्रा तभी समझ में आता है जब हाइड्रोजन में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। बोर मॉडल तो उनको पूरी तरह प्रेडिक्ट भी कर देता है, पर वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा समझ तभी आएगा जब आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मानेंगे। और फ्रैंक हर्ट्ज टाइप के एक्सपेरिमेंट्स ने इसको प्रूव भी किया है। तो उसी तरह से ये जो मोजले का डेटा था, इसी यहाँ पे हम एक मोजले लॉ की बात करेंगे अभी, उसने ये इस्टेब्लिश किया कि हाँ रियली एटम्स के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ओके, कैसे? और एक दूसरा जो उसका फीचर था मोजले की स्टडी ने जो इस्टेब्लिश किया, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट, अगर आप लोग जानते होंगे, इनिशियली पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट मास नंबर के बेसिस पे किया जाता था। ओके, मास नंबर जिसे आप नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेकिन आज की डेट में पीरियोडिक टेबल आपकी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जेड के नंबर पे वो होती है। और ये जो स्कीम है, इसे अगर हम एक क्लासिफिकेशन स्कीम ही कहें या अरेंजमेंट स्कीम कहें, ये मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू ए। लेकिन ये इस्टेब्लिश हुआ मोजले के काम से, इसको हम आगे देखेंगे। ओके, अच्छा, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट था? मतलब क्लासिफिकेशन को इसने कैसे हेल्प किया? एक्चुअली होता क्या है, अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स, एक एलिमेंट और उससे नेक्स्ट से मेरा मतलब है उससे हायर का मतलब चाहे आप जेड के टर्म्स में सोचें अभी, चाहे ए के टर्म्स में सोचें, एक ही बात है। बाद में हम क्लियर कर लेंगे कि जेड के टर्म्स में सोचना ज़्यादा अच्छा है। हायर एलिमेंट मतलब जिसका जेड हायर है। ओके, लेकिन अभी आप सिंपली सोचें, अच्छा हायर एलिमेंट का मतलब उससे बड़ा वाला एटम, उससे बड़ा वाला एटम, उससे बड़ा वाला एटम। तो जैसे जैसे हम बड़े बड़े एटम्स पे जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, आप हीलियम पे गए, लिथियम पे गए, बेरिलियम पे गए, हैवियर एलिमेंट्स की तरफ आप जा रहे हैं या हायर एलिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, माना आपने उनका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा देखा सबका, आपने उनकी रेजिस्टिविटी देखी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आपने उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मेज़र की, वो जो सबसे फाइनल ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसको लिबरेट करने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेज़र करें। अगर आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर या मास नंबर इंक्रीज़ करने पे अगर आप इस प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करें, तो इनमें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बहुत एब्रप्ट चेंज होता है। पैटर्न तो फिर भी दिखता है, पर चेंज एब्रप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं, केमिकल रिएक्टिविटी में आप पे लास्ट जो वो होते हैं, कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल का, आप कहते हैं ये इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट गैसेज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, केमिकल रिएक्टिविटी जीरो ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे ही उससे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आता है, एल्कली, सोडियम या उस ग्रुप के, वो तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और उस कॉलम से पीछे वाले भी जो इनर्ट गैसेस है, उससे एटॉमिक नंबर एक कम और एक ज़्यादा वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, क्लोरीन या सोडियम, ये तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, अगर आप रिएक्शन की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि कितनी रिएक्टिविटी है, वो तो अचानक से उसमें एक जंप है, एक पॉइंट पे क्लोरीन के बाद अचानक से जंप डिक्रीज़ हो गई और फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ऐसा ही नेचर इनमें भी दिखता है। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको कुछ ग्राफ्स पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप देखने की कोशिश कीजिए। पैटर्न तो होता है, लेकिन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक आपको इमीडिएट पैटर्न नज़र नहीं आता है। लॉन्ग टर्म पूरी टेबल के अक्रॉस तो एक पैटर्न आपको दिखता है, एल्कली मेटल से लेकर इनर्ट गैसेस तक एक पैटर्न, फिर से एल्कली मेटल से लेकर इनर्ट गैसेस तक, लेकिन एक से दूसरे में कई बार एब्रप्ट चेंज भी होते हैं। लेकिन इसके बजाय मोजले की स्टडी ने ये शो किया कि एक्सरे का जो स्पेक्ट्रा है, एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है, इसका वेरिएशन बहुत स्मूथ है। एटॉमिक नंबर या मास नंबर जिसके साथ भी आप समझें, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने पे ये वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और इनफैक्ट हम देखेंगे जेड के साथ तो ये इतना स्मूथ है कि इसको हम एक बहुत सिंपल रिलेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। दैट कम्स नेक्स्ट। ओके, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कोई एलिमेंट क्लासिफिकेशन में पता नहीं लग रहा है कि इसको कहाँ प्लेस करना है अपने पीरियोडिक टेबल में, उस एलिमेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ स्टडी करके शायद ज़्यादा आइडिया नहीं लगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ एब्रप्ट चेंज होती हैं। लेकिन अगर आप उसके एक्सरे स्पेक्ट्रा को स्टडी करें तो एक्सरे स्पेक्ट्रा बहुत स्मूथली वेरी करता है। तो उस स्मूथ वेरिएशन में आप फिट करके देख सकते हैं, अरे ये वाला एलिमेंट तो इसमें यहाँ पे फिट होगा, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या मास नंबर यहाँ पे फिट होता है। ओके, दैट इज़ द बेसिक आइडिया। अब मोजले का जो वर्क था थोड़ा उस पर बात करें। हम यहाँ पे बात करते हैं एक मोजले प्लॉट की। मोजले का जो वर्क है उसको हम मोजले प्लॉट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोजले ने क्या किया, बेसिकली
एटॉमिक नंबर के साथ z के साथ जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है उसके स्क्वायर रूट को प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी को नहीं, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को एटॉमिक नंबर के साथ। इनफैक्ट वैसे उन्होंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के साथ प्लॉटिंग की। माना मैं के अल्फा लाइन का एग्जांपल लूँ, हर एलिमेंट से और एटॉमिक नंबर z से ऊपर 10 से ऊपर की आप बात सोचें, ठीक है, लगभग z 10 या उससे भी ज़्यादा 15 20 से ऊपर, ठीक है, बहुत जो हाइड्रोजन हीलियम टाइप के वो हैं उसमें आप एक्सरे की बात नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों एक्सरे की वहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन z ग्रेटर देन 10 से ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं, आपने उनसे जो एक्सरे की के अल्फा लाइन आ रही है, के अल्फा लाइन वो होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। सारी एक्सरेज में किसी एलिमेंट में सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी वाली होती है वो के अल्फा रे होती है। तो आपने के अल्फा रे ही हर एलिमेंट की देखी और उसकी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को z के साथ प्लॉट किया, a के साथ भी किया, z के साथ भी किया। z के साथ वाला प्लॉट ये है, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब रूट न्यू क्या है, प्रोपोर्शनल टू z। लीनियर रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ, ओके। जबकि ए के साथ अगर इसे प्लॉट करें, ए के साथ भी लगभग ये एक स्ट्रेट लाइन में फॉल होते हैं, पर यहाँ एग्रीमेंट स्ट्रेट लाइन के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना z के साथ है। ये वाले पॉइंट्स भी अगर आप रूट न्यू को ए के साथ प्लॉट करें, ए मैंने ऊपर की तरफ दिखा रखा है, बढ़ते हुए ए के क्रम के साथ अगर आप इसे प्लॉट करें तो लगभग अभी भी ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ते हैं, पर अब सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन को उतनी ब्यूटीफुली मैच नहीं कर रहे हैं जितना z के साथ कर रहे हैं। तो यही हमारा मतलब था। अरेंजमेंट ये शो कर रहा है जो एग्रीमेंट है वो z के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ओके। और ये क्यों है ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। दिस तो बाना आपने लैब में ये पॉइंट्स आपको मिले, आपने इनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाई। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट मेजर करके आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अल्फा लाइन के लिए जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई गई दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। रूट न्यू का रिलेशन z से होगा, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो z स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे z-1 आता है इसमें, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती तो न्यू और z स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन होता। यहाँ पे जो ये फिट लाइन है, इसे हम फिट लाइन बोलेंगे, जो इस डेटा को फिट कर पा रही है, वो लाइन की इक्वेशन इज समथिंग लाइक 0.248 इंटू 10⁻16 इंटू z-1 स्क्वायर्ड। ये अब मैं ए के टर्म्स में बात नहीं करूँगा, ठीक है, कि ए से अच्छा फिट तो हमें z के साथ मिल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और इसके बीच का जो फिट है वो ऐसा है। और ये तो हमने केवल के अल्फा लाइन की बात की, इसके अलावा एक के बीटा लाइन होती है, जो दूसरी लाइन होती है के सीरीज़ की, के बीटा। फिर एल सीरीज़ में आपके पास अलग अलग लाइन्स होती हैं, एल अल्फा, एल बीटा। तो इन जनरल ये पाया गया एक्सरे स्पेक्ट्रम में आप किसी पर्टिकुलर सीरीज़ की लाइंस को अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पिक करें और उनको प्लॉट करें तो वो फिर से सारा का सारा डेटा एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करता है, समथिंग लाइक दिस। के सीरीज़ की जो लाइंस हैं एटॉमिक नंबर के साथ अगर उन्हें हम प्लॉट करें तो वो जो लगभग एक सारा का सारा डेटा एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है। मैंने पॉइंट्स नहीं दिखाए हैं, पॉइंट्स केवल हायर z के लिए होंगे, पर उस लाइन को अगर आप ज्वाइन करें तो ऐसे आएगी। ये के अल्फा के लिए है, ये के बीटा के लिए है। इसी तरह से जो एल सीरीज़ की लाइंस हैं उनको अलग अलग एलिमेंट्स के लिए प्लॉट करें तो वो भी माना हम 4 लाइंस की बात कर रहे थे, तो वो 4 जो एल लाइंस हैं वो चारों इंडिविजुअली एक एक स्ट्रेट लाइन। इन लाइंस में आपस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, इनके स्लोप में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ये पूरी तरह पैरेलल भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा डिसिमिलर भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। के अल्फा के बीटा लाइंस भी लगभग आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऐसी एल की जो अलग अलग एल सीरीज़ की लाइंस हैं वो भी लगभग सेम है। तो इसका मतलब न्यू और z के बीच का रिलेशन कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप का है। इन जनरल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया के अल्फा लाइन के लिए ये है, इन जनरल ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन किसी भी एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक लाइन के लिए इस फॉर्म का पाया जाता है। न्यू इज इक्वल टू ए सम कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी थी 0.248 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, सम कांस्टेंट ए इंटू z माइनस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा यहाँ 1 है, इन जनरल एल लाइन के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग हो जाएगी। इनफैक्ट जैसे के सीरीज़ की दोनों लाइंस के लिए जेड की वैल्यू लगभग ये सिग्मा की वैल्यू लगभग 1 के करीब होती है, ऐसे ही एल सीरीज़ के लिए ये सिग्मा की वैल्यू लगभग 7.4 के करीब होती है। अब ये 7.4 और ये 1 क्यों आ रहा है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाएगा ये। तो अब लेकिन सवाल ये आता है, ये इसी से मेरा मतलब था, ये स्मूथ वेरिएशन है। आप एक एटॉमिक नंबर से दूसरे पे गए तो डेटा इस लाइन के अलॉन्ग इस पॉइंट पे फॉल किया, और फिर आप अगले पे गए तो डेटा फिर स्मूथ इसी लाइन पे फॉल कर रहा है। स्मूथ वेरिएशन है प्रॉपर्टी का, किसका, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का या उसके स्क्वायर रूट का विद जेड। तो ये इतना स्मूथ वेरिएशन क्यों है? और दूसरा
रूट न्यू, अगर मैं इसे रूट के टर्म में लिखूं, रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z-1, या यहाँ रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू z- सिग्मा। z- को मैं z डैश लिख देता हूँ। एक्चुअली ये z डैश क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है स्क्रीन्ड चार्ज। ये सिग्मा का फैक्टर क्यों आ रहा है, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो लगभग वैसा ही रीज़न है जैसा आपका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, हायर लेवल से लोअर लेवल में आया तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रा मिल गया। लेकिन अब आप हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बोर मॉडल के टर्म में सोचें और आप थोड़ा अपना केमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करें, हायर एटॉमिक नंबर वाले में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे ऑर्बिट्स में रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट को हम के ऑर्बिट कहते हैं और अगले वाले को एल ऑर्बिट और इसको एम ऑर्बिट और एन, के एल एम एन, फिर ये नामकरण चलता है। हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, ठीक है, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कुल मिला के 8 होते हैं, फिर एम में ऐसी हायर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उस एलिमेंट का आपको ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा भी मिलेगा। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा कब मिलेगा, जब जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ट्रांजिशन करते हैं। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक स्टेट और एक्साइट हुआ और फिर वापस आ गया, तो उस दौरान आपको जो ट्रांजिशन मिला वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में। पर सोचिए एक्सरे स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है। एक्सरे स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताया प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल पे टकराते हैं, माना ये मॉलिब्डेनियम या किसी हैवी मेटल का वो है, एटम है। आपने जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इससे टकराया तो वो इलेक्ट्रॉन इसके इनरमोस्ट ऑर्बिट तक पेनिट्रेट करके उसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर दिया। बहुत हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन है तो वो आया और उसने माना इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को इससे टकराया और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर दिया। तो अब इस ऑर्बिट में एक जगह खाली है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के आने की गुंजाइश है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिल होगा, माना ये इलेक्ट्रॉन एल ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, एल शेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, या एम का जंप कर सकता है, या एन का, या बाहर से भी जंप कर सकता है, मतलब ऑर्बिट के बाहर से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप करे तो उस दौरान जो एनर्जी लिबरेट होगी वही आपकी के एक्सरेज जो होती हैं, के सीरीज़ की लाइंस वो बनती हैं। अगर जंप यहाँ से हो, इनफैक्ट इस फिगर में देखिए, ये फिगर वैसे मेरा बाद में आ रहा था बट लेट्स सी, ये मेरी के एनर्जी लेवल है, इनर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल, और ये एल का एनर्जी लेवल है और ये एम का एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है एल ऑर्बिट से के ऑर्बिट में, या एम से के में, या किसी और से एन से के में तो इन सारी लाइंस को आप कहेंगे के सीरीज़ की लाइंस, क्योंकि ये कब प्रोड्यूस हो रही हैं, जब फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा है, के वाली शेल में पहुँच रहा है। ओके, इनमें से भी जो ये वाला जंप है एल से के वाला, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। आप ग्राफिकली देख सकते हैं ये एनर्जी का डिफरेंस है, एम से के की एनर्जी और ज़्यादा है, एन से के की एनर्जी और ज़्यादा है। तो इनमें सबसे कम एनर्जी वाला जो ट्रांजिशन है के सीरीज़ में वो ये वाला होगा, एल टू के ट्रांजिशन। एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वो जो के शेल में जो वैकेंसी प्रोड्यूस की है उसको फिल करने आ जाए। उसके बाद खुद एल शेल में एक वैकेंसी आ जाएगी, वो एल शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई एम या एन या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो अलग पार्ट है। बट ये ट्रांजिशन, तो इस ट्रांजिशन की के सीरीज़ में इस ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ये हमारी के अल्फा लाइन के करस्पॉन्डिंग है एक्चुअली। इसी तरह से ये वाला जो ट्रांजिशन है ये के बीटा लाइन है, और आप आगे भी नामकरण कर सकते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 टाइप के आप सोचें तो ये K1 K2 K3 टाइप की लाइन्स है, के सीरीज़ की लाइन्स हैं। ऐसे ही एल सीरीज़ की लाइन्स कहाँ से आ रही हैं, अगर M से L में जंप करे तभी भी L सीरीज़ की लाइन बनती है, N से L में जंप करे तभी भी L सीरीज़ की लाइन बनती है। लेकिन जो सबसे कम एनर्जी की L सीरीज़ की लाइन होगी वो M टू L जंप होगी, इसको आप L1 या L अल्फा कहेंगे। ऐसे ये L बीटा एंड सो ऑन। तो जो मैंने इस फिगर में दिखाई थी आपको कि के सीरीज़ में 2 लाइंस दिखती हैं, होंगी तो और भी, पर सबसे प्रोमिनेंट यही लाइंस होती हैं के सीरीज़ में 2 लाइंस। ऐसी एल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट 4 लाइंस होती हैं। तो इस डेटा को पहले हमने इस तरह से दिखाया, लेकिन अगर हम इन्हें रूट न्यू और जेड के प्लॉट के रूप में देखें तो पता लगता है ये सारी लाइन्स एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करती हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है ए, ओके, ये इक्वेशन किस चीज़ की है, ये ए तो इस लाइन का स्लोप है, इन लाइन्स का स्लोप। लेकिन ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा का फैक्टर क्यों आ रहा है, ये सिग्मा का फैक्टर इसलिए आ रहा है जिस फीचर को हमने पहले कहा था, स्क्रीनिंग। हैवियर इलेक्ट्रॉन्स में, हैवियर एटम्स में, अगर आप बोर मॉडल के टर्म में ही सोचें, ये माना इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके बाहर वाले में है और फिर ये बाहर वाले, जो ये इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस Ze,
इसको तो ये न्यूक्लियस अपने पूरे अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इस पे लगने वाला फोर्स कुछ इस प्रकार का होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ प्लस माइनस चार्ज उसकी वो वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मुझे केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। के Q1 न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE, खुद इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ये। लेकिन अगर आप किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, माना इस इलेक्ट्रॉन को, इसके बीच में कई इलेक्ट्रॉन्स, माना 10-12 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये लगातार ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग शेल जिसे आप कहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कम नजर आएगा। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस प्लस चार्ज में को यहाँ से यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करने में बाधा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, वही बाधा क्या है, उस बाधा को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माना न्यूक्लियस में चार्ज था +20, 20 प्रोटॉन थे, लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का, जिसे हम कहते हैं, पूरा का पूरा चार्ज नहीं दिख पा रहा है, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज जो नजर आएगा वो 20-10 के बराबर नजर आएगा। 20 तो उसका वो था, अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपने पूरे +20 वाले फोर्स से अट्रैक्ट करता। पर ये जो बीच के इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने इफेक्टिवली 20 में से 10 यूनिट चार्ज को कैंसिल कर दिया है। तो जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू है 20-10, वही 20-10 मतलब Z माइनस सिग्मा। ये Z माइनस ये सिग्मा बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, वो यहाँ नज़र आता है। अब हम K सीरीज़ या L सीरीज़ के इलेक्ट्रॉन्स को देखें। एक्स रेज में हम K सीरीज़ और L सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो K सीरीज़ और L सीरीज़ में पहले K सीरीज़ की बात करें। K सीरीज़ में ये नंबर 1 के करीब बैठता है। क्यों 1 बैठता है? K शेल में खुद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? K शेल मतलब इनर मोस्ट, बाहर भी होंगे और इलेक्ट्रॉन, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। K शेल में खुद कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं? 2। तो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के असर को केवल एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ही तो शील्ड कर पा रहा है। न्यूक्लियस का पे इसका असर, अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फुल न्यूक्लियर फोर्स KZE अपॉन R² एक्सपीरियंस करता है। पर इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग के कारण Z की वैल्यू इफेक्टिवली 1 कम हो गई है, Z-1। ओके, ये तो ये ऐसे ही जो L शेल वाले आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल के लिए शील्डिंग कितनी होगी? अब इस चीज़ को आप ऐसे कंप्यूट नहीं कर सकते कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और L में आपके कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 और 7 और 2 9। शील्डिंग एक्चुअली ऐसे नहीं होती है, वो आपको क्वांटम मैकेनिकली कंप्यूट करनी पड़ती है। मैंने आपको शायद प्रीवियस किसी लेक्चर में कहा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में तो ये ऑर्बिट का सारा कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन के हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्लाउड कैसा है। पर फिर भी उस रफ पिक्चर को आप साथ उस माइंड में रखें तो ऑन एवरेज L शेल के एक इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है वो 7.4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के बराबर होती है। जैसे न्यूक्लियस का जितना भी चार्ज है, माना न्यूक्लियस में +40 यूनिट चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज नज़र आएगा वो 40 - 7.4 यूनिट्स का नज़र आएगा केवल, क्योंकि बाकी चार्ज शील्ड हो चुका है। तो ये सिग्मा उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्रीनिंग का इफेक्ट है। ओके, अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, ये सिग्मा समझ आ गया ये। लेकिन फिर ये इतना स्मूथ क्यों है वेरिएशन? स्मूथ वेरिएशन का कारण भी यही है, एक्सरे आपके प्रोड्यूस होते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को जब का ट्रांजिशन होता है। ये है, माना सिंबॉलिकली आप समझिए, इसमें ये कोई एटम है, इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ओके, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, आपने हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को इस मटेरियल पे स्ट्राइक किया तो ये इलेक्ट्रॉन छिटक के यहाँ से बाहर चले गया। ये तो कहाँ गया हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट हुई, इसको फिल करने के लिए चाहे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, L से आया, चाहे M से आया, चाहे N से आया, उसके हिसाब से आपको चाहे K अल्फा लाइन मिली, चाहे K बीटा, चाहे K गामा, जो भी लाइन मिली। अब इस एटम से हैवियर वाला एटम देखो, हैवियर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर इससे 1 ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर इससे 1 ज़्यादा है, इस एटम और उस एटम में डिफरेंस क्या होगा? उसमें बाहर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस में भी एक एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हो रहा है। न्यूक्लियस के चार्ज की वैल्यू थोड़ा बढ़ गई, Z की जगह Z+1 हो गई, और बाहर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। लेकिन ये जो बाहर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसने यहाँ शील्डिंग या कोई और असर तो डाला नहीं। मतलब यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट जिस तरह से हो रही थी, जिस तरह से हमारी K अल्फा लाइन पहले प्रोड्यूस हो रही थी, K अल्फा लाइन नए एलिमेंट में भी वैसी प्रोड्यूस होगी। नए से मतलब Z के बजाय Z+1 वाला, एक पीरियोडिक टेबल में एक जो उससे हायर एंट्री पे आता है जो एलिमेंट, आउटर इलेक्ट्रॉन्स की ऐड हो रहे हैं, उससे इनर वाले शेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ये बोलना गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है,
तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो इनर वाले एनर्जी लेवल्स जो हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रही है। हाइड्रोजन एटम के लिए आप ध्यान करें, हाइड्रोजन में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके एनर्जी लेवल इस प्रकार के होते हैं ये, और आप न्यूमेरिकली हमने कंप्यूट कर रखा है लगभग ये कितना होता है हाइड्रोजन के लिए लोएस्ट एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n=1 रखें। माना आप बात कर रहे हैं किसी ऐसे एलिमेंट की जिसका z बराबर माना 20 के आसपास है, ये बहुत हैवी भी नहीं है पर z=20। इसके बाकी इलेक्ट्रॉन्स को तो हमें पता नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को तो शील्डिंग का असर देखना पड़ेगा, पता नहीं कितनी शील्डिंग उसकी होती है, पर जो सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप इनकी एनर्जी कंप्यूट करना चाहें तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा z की जगह z-1 रख दो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दूसरा वाला 1 यूनिट शील्ड कर देगा। लेकिन अब की बार z की स्टार्टिंग वैल्यू ही कितनी है, 20 के आसपास है। ओके, तो ये नंबर हाइड्रोजन में ये नंबर 1 का स्क्वायर रखते हैं आप, जिस एलिमेंट में z की वैल्यू 20 है ये नंबर 20 का स्क्वायर आएगा, बाकी सब सेम है। 20 का स्क्वायर मतलब 400। इनर मोस्ट ऑर्बिट n=1 वाले केस के लिए एनर्जी कैलकुलेशन करने में बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा साथी इलेक्ट्रॉन, उसके कारण z की वैल्यू पे एक फ़र्क पड़ जाएगा। ओके, तो अगर मैं माना मैं z=20 के बजाय 21 के लिए कैलकुलेशन करता, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसके लिए मैं बोर वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गलती नहीं होने वाली है। -μ z की जगह आप z-1 रखना चाह रहे हैं, 21 - 1 20 स्क्वायर, μz² e⁴/2 n² h×2। n की जगह 1 क्यों रखा, इनर मोस्ट ऑर्बिट है। आप इस नंबर को कैलकुलेट करें, ये हाइड्रोजन एटम वाला ही नंबर है, बस ये 20 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया है। 20 स्क्वायर होता है 400। 400 को आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करें, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये लगभग 13×52 ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। किसी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका इनरमोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोजन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी निकाल दी, लेकिन ये एनर्जी कैसी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है। और अगर ये नंबर और बढ़ेगा, 21 से आप 22, 23, 24, 25, जितना जितना आप z बढ़ाएंगे ये नंबर का स्क्वायर यहाँ आएगा, तो एनर्जी लेवल क्या होगा, और बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, एक्चुअली नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है। तो इस फीचर को हम ऐसे दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के माना आपके एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं, इनर मोस्ट वाला, फिर L वाला, फिर M वाला, फिर N वाला। अगर आप उससे हैवियर एलिमेंट पे जाएं तो होगा क्या, ये इनर मोस्ट वाला एनर्जी लेवल और नीचे पुश हो जाएगा, नेगेटिव साइड में और ज़्यादा वैल्यू। क्यों, उसका रीज़न है ये z² का फैक्टर। अगले एलिमेंट के लिए z और ज़्यादा है तो z² का फैक्टर और ज़्यादा होगा, z की जगह z-1 में लिया होगा, वो भी तो बढ़ेगा, तो वो फैक्टर बढ़ रहा है, तो एनर्जी लेवल्स क्या हो रहे हैं, और डीपर और डीपर और डीपर हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं। तो माना मैं k अल्फा लाइन की बात करूं, ये k शेल और ये L सेल, इस एनर्जी के डिफरेंस के कारण मेरी k अल्फा लाइन प्रोड्यूस हुई। अब इससे एक हैवियर एलिमेंट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवियर, तो उसका k लेवल और नीचे होगा, L लेवल भी नीचे होगा, पर ये L लेवल भी शिफ्ट हुआ, लेकिन k लेवल तो बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है, इसकी k अल्फा लाइन और इसकी k अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी z के साथ बढ़ रही है। ओके, और रफली अगर आप वो देखें, क्यों मोज़ले ने ऐसा सोचा कि मैं रूट न्यू को z के साथ प्लॉट करता हूँ। खुद हाइड्रोजन एटम में या बोर मॉडल में एनर्जी लेवल z² के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, z के। एनर्जी से ही फ्रीक्वेंसी निकलती है, डायरेक्ट एनर्जी से नहीं निकलती है, एनर्जी के डिफरेंस से निकलती है। बट उस आइडिया को कैप्चर करें तो रूट न्यू को z के अलॉन्ग प्लॉट करने का आइडिया उन्हें यहीं से आया, बोर मॉडल से ही। तो इनफैक्ट इसीलिए मैंने कहा था, ये इस मोज़ले प्लॉट ने इस्टेब्लिश किया, मोज़ले के एक्सपेरिमेंट्स ने वो किया। रियली हम इस डेटा को तब समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है जब एटम में अगर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और अंदर वाले एनर्जी लेवल्स पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन है वो क्या है, स्मूथ। ये जो हम इन प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा था, जिनका वेरिएशन उतना स्मूथ नहीं होता है। क्यों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। लेकिन एक्सरे जो प्रोड्यूस होता है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनर ऑर्बिट्स या इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स पे एटॉमिक नंबर के साथ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फ़र्क केवल इसका पड़ता है, अच्छा आप अगले एलिमेंट पे आ गए तो z एक और बढ़ गया। तो z एक और बढ़ने का फ़र्क केवल ये होता है, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ग्रेजुअली डीपर और डीपर जाते हैं। तो डीपर जाने से क्या है,
जो फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी माना के अल्फा लाइन की वो और बढ़ जाएगी, अगले वाले एलिमेंट में के लेवल और नीचे चले गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। यही तो आप इस डेटा में देख रहे हैं, जेड बढ़ने के साथ रूट न्यू बढ़ रहा है तो न्यू भी बढ़ रहा होगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने इसमें भी थी, माना आप के अल्फा लाइन को देखें या दोनों को देख लो, के अल्फा बीटा की बीटा यहाँ है, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इस ग्राफ में जेड में ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है? एनर्जी लेवल्स और डीपर जा रहे हैं, और डीपर जा रहे हैं तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी का डिफरेंस बढ़ रहा है। ओके, सो एवरीथिंग बोर मॉडल जो प्रिडिक्शंस 1913 में किए, इमीडिएटली 14 और 15 में मोजले के डेटा ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इसमें होते हैं। ओके, तो जो मैं ये सवाल पूछ रहा था, क्यों इसका वेरिएशन इतना स्मूथ है और रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड या जेड डैश? जेड डैश का मेरा मतलब है जेड माइनस सिग्मा। जेड में कुछ शील्डिंग हो चुकी है, अगर शील्डिंग नहीं होगी तो जेड डैश बराबर जेड होगा, शील्डिंग कम होगी 1 के बराबर तो जेड डैश बराबर जेड माइनस 1, शील्डिंग ज़्यादा होगी 7.4 के बराबर तो जेड डैश होगा जेड माइनस 7.4, और बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए शील्डिंग माना 15 यूनिट्स की है तो जेड डैश बराबर होगा जेड माइनस 15। ये इफेक्ट, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्टिवली जो न्यूक्लियस का चार्ज नजर आ रहा है, नजर आने से मतलब कितना वो न्यूक्लियस के फोर्स को महसूस कर रहा है, अगर बीच के इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स को कुछ हद तक कम कर दे रहे हैं तो उसे हम शील्डिंग कह रहे हैं। तो शील्डिंग के असर को हम ऐसे कहते हैं, जेड की वैल्यू के बजाय हम जेड डैश वैल्यू लेंगे। ओके, दिस जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो क्यों ये इतना स्मूथ होता है वेरिएशन? एक्सरेज इन्वॉल्व इनर एनर्जी लेवल्स, और बोर मॉडल में भी हमारे इनरमोस्ट लेवल ही होता है। बोर मॉडल तो हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए उसमें इनरमोस्ट लेवल ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनरमोस्ट लेवल्स की बात हो रही है, वहाँ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। एग्जैक्ट फॉर्मूला में अगेन यहाँ पे लिख दूँ, म्यू जेड स्क्वायर E4 ओवर 2n स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। तो वहीं से ही आइडिया लगा, अच्छा इनरमोस्ट वाले की एनर्जी जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी रूट जेड के प्रोपोर्शनल। एनर्जी मतलब मोर और लेस फ्रीक्वेंसी, वैसे वो एनर्जी का डिफरेंस होता है, बट ये तो यहीं से आइडिया लिया मोजले ने, और उसने देखा अरे ये भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब एक्स रेज में आपके इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, दिस ये वही वाली कैलकुलेशन। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी आपकी लगभग इनरमोस्ट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। अगर आप Z20 या उससे लार्ज लें तो आपका ये नंबर जो एनर्जी बनेगी इनरमोस्ट लेवल की किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इवन 20 अगर आप लेंगे तो ये नंबर 20 to 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बनेगा ही बनेगा, उससे ऊपर भी बन सकता है दिस। तो एक्सरेज उसी कारण से प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण लाइमन बामर लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। बस फ्रीक्वेंसी का इतना ज़्यादा अंतर क्यों है, एक्सरे इतनी ज़्यादा इनर्जेटिक क्यों होती हैं? अरे अब की बार जो इनरमोस्ट एनर्जी लेवल है वो किसी हैवियर एलिमेंट का है, तो हैवियर एलिमेंट होने के कारण जेड काफ़ी लार्ज है और फिर उसका स्क्वायर है, तो एनर्जीज इन्वॉल्व क्या हो चुकी हैं, लार्ज। बाकी प्रोसेस वही है, ऐसा ही फिगर तो आपने लाइमन बामर में भी देखते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन ही। उस समय वो इलेक्ट्रॉन जो है उस समय जो फोटोन जो है या तो विजिबल का होता है या अल्ट्रावायलेट का होता है या इंफ्रारेड का होता है, इस समय वो एक्सरे का फोटोन हम उसे कह रहे हैं, वेरी हाई एनर्जेटिक। अदरवाइज बेसिक फिनोमिना क्या है, सेम है। ओके, दिस ऑलमोस्ट नो स्क्रीनिंग फॉर के शेल इलेक्ट्रॉन। के शेल वाले के लिए ये नंबर 1 क्यों आया? के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाकी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर 20 हों, 25 हों, 50 हों, 100 इलेक्ट्रॉन और कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी शील्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला इलेक्ट्रॉन करेगा, उसी का साथी जो इलेक्ट्रॉन है उस शेल में, तो इसके लिए इफेक्टिव जो स्क्रीनिंग की वैल्यू है वो 1 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड डैश जिसे मैं कह रहा हूँ वो है Z-1। ओके, बस तो ये है बेसिक आइडिया। और फिर से वही चीज़, के शेल के लिए जेड डैश की इफेक्टिव वैल्यू Z-1 और एल शेल के लिए जेड डैश की वैल्यू Z-7.4। आप समझ सकते हैं जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं शील्डिंग बढ़ रही है। अब ये शील्डिंग एग्जैक्टली यहाँ पे 9 या 10 यूनिट की नहीं हो रही है। आप ऐसे ना सोचें अच्छा के शेल के लिए तो इसके केवल 1 इलेक्ट्रॉन और था, उसने शील्ड किया, इससे अगले ऑर्बिट में तो खुद 8 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पिक करेंगे तो 2 तो पहले ये हैं और 7 और हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिट की पिक्चर नहीं होती, ये एक समझने में बहुत यूज़फुल है बोर मॉडल, पर इसके सारे प्रेडिक्शन सही नहीं हैं, तो वो इफेक्टिवली वो हम क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से देख सकते हैं। या आप ऐसे सोचिए एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें रिवर्स में बता रहा है, आपने लैब में आप एल लाइंस अलग अलग मटेरियल की देख सकते हैं, उसको प्लॉट करो और फिर देखो कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये बन रही है, वहाँ से आपको पता लग रहा है सिग्मा की वैल्यू इस एल लाइन के लिए 7.4 बन रही है। तो जो शील्डिंग है वो 7.4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के बराबर है, ना कि 9 या 10 यूनिट्स के बराबर। ओके, दिस अच्छा। जेड और ए का जो मैं आपको शुरू में वो कह रहा था कि मोजले का वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
उसने ये इस्टेब्लिश किया कि Z A से ज़्यादा फंडामेंटल है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अगर बात करें Z इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल है, पोटेशियम और आर्गन जो होते हैं, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 19 है, आर्गन का 18 है, लेकिन इनके मास नंबर जो हैं एक का 39.102, एक का 39.948। नॉर्मली आपको का एक्सपीरियंस ये कहता है कि Z बढ़ने के साथ A बढ़ता है, पर यहाँ पे कहानी रिवर्स है। आर्गन का मास नंबर ज़्यादा है जबकि उसका एटॉमिक नंबर कम है। ओके, और ये अब अगर आप इन्हें मास नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते तो पहले आपको लगाना पड़ता पोटेशियम को और फिर लगाना पड़ता आर्गन को। और अगर आप इस तरीके से इनको लगाते तो पोटेशियम आपका फिल होता। अगर आप पीरियोडिक टेबल मास नंबर के हिसाब से ही अरेंज करते तो पोटेशियम और आर्गन की जो आज की स्थिति है उसके अपोजिट स्थिति में ही रहते। पोटेशियम रहता इनर्ट गैसेस की श्रेणी में और आर्गन रहता एल्कली मेटल्स की श्रेणी में। पर क्या ये क्लासिफिकेशन सही था? पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव है जबकि आर्गन नॉन रिएक्टिव है। तो लेकिन अगर आप इन्हें इनके एटॉमिक नंबर से अरेंज करें, किसको 18th प्लेस और किसको 19th प्लेस देना है, अगर उसके लिए एटॉमिक नंबर का ही इस्तेमाल करें तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही बनता है। पोटेशियम अपने एल्कली मेटल्स के साथ भाइयों के साथ जाके बैठता है और आर्गन वो जो इनर्ट गैसेज है उन्हीं के साथ क्लब होती है। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसी पॉइंट को मैं वहाँ पे रेज करना चाह रहा था। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। इसी तरह की प्रॉब्लम निकेल और कोबाल्ट के साथ भी आ रही थी। जब तक मोजले का डेटा नहीं था, लोग ए के बेसिस पे टेबल का क्लासिफिकेशन करते थे, पीरियोडिक टेबल का उसका अरेंजमेंट। तो वहाँ पे निकेल और कोबाल्ट में भी यही समस्या थी, लेकिन मोजले के डेटा ने इसको वो किया। इनफैक्ट मोजले के डेटा ने उस समय तक कुछ एलिमेंट्स पता भी नहीं थे, तो उनकी पोजीशन खाली थी। तो मोजले के डेटा से ये आइडिया आ गया था यहाँ पे कोई एलिमेंट आने वाला है। आप इसे इस तरह सोचिए, आपको ये वाला मेजरमेंट का पॉइंट मिला और ये वाला मिला और बीच का पॉइंट खाली है। ये अभी तक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसके लिए हम ये मेजरमेंट कर सकें, पर यहाँ पे अगर एक पॉइंट की गुंजाइश है तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जब आएगा तो इस फ्रीक्वेंसी की लाइन इमिट करेगा। तो ये एलिमेंट बाद में मिला और वो भी इस लाइन पे फिट हुआ, तो कुछ मिसिंग एलिमेंट्स भी उसमें थे। तो मोजले का वर्क इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो उसने बोर मॉडल को क्रेडिबिलिटी दी और दूसरा उसने जो क्लासिफिकेशन है Z के बेसिस पे रादर देन A उसको इस्टेब्लिश किया कि Z इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू A। ठीक है, और इनफैक्ट बाद में तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की मदद से आप Z को मेज़र ही करने लग गए। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो Z के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल से मेरा मतलब रूट Z और Z माइनस सिग्मा के फैक्टर का ध्यान में रखते हुए, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो Z पर डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास माना कोई अननोन एलिमेंट है, माना ये पेन ही है, आपको नहीं पता किस चीज़ का बना है, तो लैब में इसका मटेरियल पता करने का एक तरीका ये हो सकता है, आप इसका एक्सरे स्पेक्ट्रा निकालिए। एक्सरे स्पेक्ट्रा कैसे निकलेगा? इस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड कीजिए, इससे एक्सरेज निकलेंगी। उन एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी आप लैब में मेज़र कर लो, वो फ्रीक्वेंसी बाकी फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करो, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा ये जिस मटेरियल से बना है, अगर ये एक ही टाइप के एलिमेंट से बना है तो उसका Z कितना है। तो यही मेरा मतलब था, आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी करके मटेरियल के Z को मेज़र कर सकते हैं। तो ये मोजले के वर्क के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया। मोजले ने जो इस्टेब्लिश किया, और मोजले के इस प्लॉट को हम मोजले प्लॉट्स कहते हैं। ठीक है, इफ़ आई हैव नॉट मेंशन्ड इट बिफोर, ये जो प्लॉट्स हैं इन्हें हम मोजले प्लॉट्स कहते हैं। ओके, दिस एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया, डिटेल में आप कर लेना। मैंने आपको कहा एक्सरेज उसी तरह से प्रोड्यूस होती हैं जिस तरह से लाइमन बार्मर लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, बस अंतर ये होता है Z की वैल्यू हाइड्रोजन में हम 1 लेते हैं, यहाँ पे Z की वैल्यू अगर आप Z-1 का फैक्टर भी लेंगे K लाइन के लिए तो वो बहुत लार्ज होता है। तो माना आप Z इक्वल टू 42। मोलिब्डेनम एक ऐसा मटीरियल है जिसके साथ एक्सरेज की काफ़ी स्टडी की गई, हैवी मेटल है, तो Z इक्वल टू 42 है इसका। तो इसके लिए अगर आप इसके K शेल की एनर्जी लेवल निकालें तो उसकी एनर्जी बनती है कि Z-1 होल स्क्वायर दिस। ठीक है, Z की जगह 42, तो 41 का स्क्वायर। और इनरमोस्ट लेवल की बात कर रहे हैं, इसके लिए n बराबर 1 है, इसके लिए n बराबर 2। इस वाले की एनर्जी जिसको मैंने E1 लिखा है, केवल मैग्नीट्यूड उसका निकाला मैंने, ये माइनस m Z स्क्वायर E4 ओवर 2n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। बोर मॉडल वाला फॉर्मूला पिक किया है सीधे सीधे। m Z की जगह Z-1, पर Z की स्टार्टिंग वैल्यू 42 है, मोलिब्डेनम है। ठीक है, ये नंबर निकाला। L वाले सेल के लिए m, यहाँ Z की वैल्यू मुझे 1 रखनी चाहिए थी कि 7.4, उसमें थोड़ा विवाद हो सकता है, बट मैं 1 रख के ही कर रहा हूँ अगेन। लेकिन n की वैल्यू इस समय 2 लेवल। आपने इन दोनों लेवल्स की एनर्जी कंप्यूट करो, हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करो।
डेल्टा ई आपका लगभग इतना बनेगा, इन नंबर्स के साथ आप कैलकुलेशन करें मोलिब्डेनम के n=1 और n=2 लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस, सीधे आप बोर मॉडल के बेसिस पे कैलकुलेशन कर लें 17.14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इससे आप अगर वेवलेंथ निकालें कि जिस फोटोन की एनर्जी इतने के बराबर होती है, उससे आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं E=h से, और फ्रीक्वेंसी निकल गई तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वो वेवलेंथ थ्योरेटिकल बेसिस पे आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं लगभग 0.723 एंगस्ट्रॉम, और लैब में जब मोलिब्डेनम के एक्चुअल जो k अल्फा लाइन होती है उसकी वेवलेंथ है वो 0.7095 एंगस्ट्रॉम। आप देख रहे हैं कितना क्लोज एग्रीमेंट है। ये हमने बहुत रफ कैलकुलेशन की है, k अल्फा वाले लेवल में तो मैंने स्क्रीनिंग का 1 का ध्यान भी रखा, एल लेवल के भी मैंने अल्फा 1 रख, सिग्मा की वैल्यू 1 रख के स्क्रीनिंग को 1 मान के ही कैलकुलेशन की है, पर फिर भी आप देख रहे हैं हमारा आंसर कितना क्लोज आ रहा है। तो इनफैक्ट यही चीज़ों ने इस्टेब्लिश किया बोर के मॉडल के बाद, ये इस्टेब्लिश कि हाँ रियली वो कल्पना हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमते हैं और शेल्स होते हैं, सब शेल्स होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन की ग्रेजुअल फिलिंग होती है, फोटोन तब इमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है वगैरह वगैरह, वो सब इसने बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया। तो इसलिए मोज़ले का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सरेज के और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, एक्सरे का जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है, फिर उसमें हमारे पास ऑगर इलेक्ट्रॉन और वो आता है, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था, माना आप इन 3 लेवल्स को ही देखें, यहाँ माना एक वैकेंसी क्रिएट हुई इनर मोस्ट शेल में, तो माना यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो आपको एक k अल्फा लाइन मिली, लेकिन अब एल शेल में आपकी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो हो सकता है एम शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाए, तो वो वाली लाइन कौन सी होगी, वो होगी एल अल्फा लाइन, एल सीरीज़ की पहली लाइन। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा में आपको ये फीचर भी दिखता है साथ साथ, जब भी आपकी k अल्फा लाइन आती है तो साथ में कोई और स्पेक्ट्रल लाइन भी आपकी आएगी, क्योंकि जहाँ ये वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो वो वाला एनर्जी भी एक्सरे की रेंज की होगी। तो एक्सरेज में आपको एक साथ इमिशंस दिखते हैं, तो एक्सरे में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, पर अभी जो हम मेन वो स्टडी कर रहे थे वो था हमारा मोज़ले प्लॉट। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ एक्सरेज एंड मोज़ले प्लॉट्स। थैंक यू एवरीबॉडी।